हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एक्स चैनल। इस वीडियो में हम थर्ड वीक की करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगले महीने से वीक के लास्ट में ये वीडियो आएगा, जिससे आप 7 दिन का पढ़ा हुआ अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। इन वीडियोज़ में हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। साथ ही आने वाले वीडियोज़ में रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम होते जाएंगे उनमें पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की अभी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको मिलाकर 2000 से अधिक डॉल्फिन केवल यूपी में ही पाई गई हैं, और यूपी में मुख्यतः ये चंबल नदी में पाई जाती हैं। चंबल गंगा की सहायक नदी है। 2009 में डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, और इसके अलावा 2019 में नमामि गंगा परियोजना के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य था 2030 तक डॉल्फिन की आबादी 2 गुना करना। ओके, इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये स्पेन बना है। इसको शॉर्ट में ISA भी बोलते हैं। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ISA का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट 2030 तक ग्लोबली, और मोर देन $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करना। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। और इसके DG कौन है? डायरेक्टर ऑफ जनरल। तो ये हैं डॉक्टर अजय माथुर। ये सब पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली, जिसे फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक फ्लोट कहा जाता है, बनाने की योजना बनाई है? तो इसका नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एक ऑपरेशन था RLSO-2, जिसका मतलब है रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशन 2। तो ये इसी का ही हिस्सा था। नासा ने अपना एक और मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रीफायर। पोलर रेडिएंट एनर्जी इन दी फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ये जो अर्थ के पोल होते हैं, पोलर रीजन होते हैं, उसकी स्टडी करेगा। अर्थ के जो पोलर रीजन होते हैं इनकी स्टडी करेगा। इनसे जो एनर्जी निकलती है, इनकी कितनी क्वांटिटी स्पेस में जाती है, और उस क्वांटिटी का क्लाइमेट चेंज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री PM के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं लॉरेंस वोंग। हाल ही में किस देश ने 100 GB पर सेकेंड की डेटा ट्रांसमिशन दर के साथ दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये है जापान। ये 6G प्रोटोटाइप डिवाइस है। ये 5G से 20 गुना तेज़ है। ये वैसे इसमें कई कंपनियां हैं जिन्होंने इसको मिलकर बनाया है, जैसे NTT डोकोमो, निपॉन और NEC।
जापान ने अभी अभी वैसे पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट भी जीता है पाकिस्तान को हराकर, जो मलेशिया में होता है। और इसका नाम भी मलेशिया के जो पूर्व सुल्तान थे उसके नाम पर रखा गया था। पूरा नाम है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने उत्तर प्रदेश के आगरा छावनी में पहला एयर परीक्षण किया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स। भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स। इसको उड़ने वाला हॉस्पिटल भी कहा गया है। उड़ने वाला हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है, इसमें इस टाइप के क्यूब होते हैं, तो इनको हवा से छोड़ा जाता है और एक जगह संबल किया जाता है। ये लगभग 72 क्यूब्स होते हैं जिनको मिला के एक हॉस्पिटल बनाया जाता है और इसको टोटल 12 मिनट में तैयार कर लिया गया था। ये इंडियन नेवी और DRDO ने मिलकर बनाया है इसके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडियन नेवी प्लस में DRDO। इसमें एक डॉक्टर 200 पेशेंट को एक साथ देख सकता है। तो इसका किसी आपदा में या फिर युद्ध जैसी स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कपिल सिब्बल। ये सीनियर एडवोकेट हैं। सीनियर एडवोकेट अभी अभी इसके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे, जो इसने जीते हैं, कपिल सिब्बल ने। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में एशियन फुटबॉल परिसंघ ने 2026 और 2029 के लिए मेज़बानों की घोषणा करी है। तो 2026 में तो करेगा ऑस्ट्रेलिया, और 2029 में कौन करेगा? ये करेगा उज्बेकिस्तान। अगर हम बात करें फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027, ये कौन करेगा? तो ये है ब्राज़ील। इसके अलावा फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, 2030 और 2034, ये इनकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, 2030 और 2034, तो ये करेगा USA, कनाडा, मैक्सिको। 2030 में करेगा स्पेन, पोर्तुगल, मोरक्को। 2034 में है सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला 400 मीटर T20 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है दीप्ति जीवनजी। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल भी जीता है। इसने 400 मीटर की रेस को, 400 मीटर की दूरी को 55.07 सेकंड में कंप्लीट किया। और इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? एक अमेरिकी एथलीट हैं जिसका नाम है ब्रेना क्लार्क। इसका रिकॉर्ड था 400 मीटर की रेस 55.12 सेकंड। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इसका नाम है ईगा स्विटेक। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इसकी एक नंबर 1 रैंक है इसकी, मतलब ये दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं फ़िलहाल। और ये इसका 21वां खिताब था, 21वां।
इसने किसको हराया? तो इसने अपने फाइनल में आर्यना सबालेंका को हराया। और ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये हैं बेलारूस। बेलारूस। किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेज़बान घोषित किया है? तो ये है ब्राज़ील। ये अपन ने डिस्कस भी कर लिया है पहले। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2027। अगला क्वेश्चन है, अलोड़ा कप 2024 में महिलाओं की 48 केजी कैटेगरी में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह है मीनाक्षी। और अगर 52 केजी में बात की जाए तो 52 केजी कैटेगरी वो है निखित जरीन। निखित जरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो यह हैं सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। अमिताभ चौधरी को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? तो यह है एक्सिस बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है आर लक्ष्मीकांत राव। अगला क्वेश्चन है, ऋषि सुनक ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो इनकी जो पार्टी है उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। प्रतिवर्ष कौन सा दिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह है 21 मई। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज एंड उसकी थीम है 2024 में, तो आप इनको भी याद कर लेना। इसमें जैसे 15 मई को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। इसकी थीम थी फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये डेज तो कम पूछते हैं, पर इनकी जो थीम होती है वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया, जिसकी थीम थी अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। और 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो आप उससे इसको कंफ्यूज मत होना। और विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे ये मनाया गया 20 मई को। और इसकी थीम थी बी इंगेज विद यूथ। बी इंगेज विद यूथ, मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़ें। आप इसको इंग्लिश में याद रखना। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस। ये इसका 49वां स्थापना दिवस था, क्योंकि 16 मई 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना था। 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना था। सिक्किम में एक ऑपरेशन भी चला था, सद्भावना ऑपरेशन। सद्भावना ऑपरेशन। इस बार का ब्रिक्स समिट कहाँ होगा, ये आपको बताना है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? यह है ज्योति रात्रे। वैसे इनका यह सेकंड प्रयास था। पहला प्रयास इन्होंने पिछले साल ही किया है 2023 में। ये करीब 8,183 मीटर तक चली गई थी, चढ़ गई थी, पर ख़राब मौसम की वजह से इसको वापस लौटना पड़ा। और माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है? तो इसकी टोटल हाइट है 8,848.86 मीटर। और फिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3.28 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये करीब 29,000 के समथिंग आ जाएगा। 29,000 फिट। और सबसे कम उम्र की कौन बनी है? 16 वर्ष की हैं। यह है काम्या कार्तिकेयन।
चलिए मैं आगे दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये है वो कार्ति कामविज्ञान। इन्होंने अपने पिताजी के साथ ये मुकाम हासिल किया है। इनके पिताजी नौसेना में कमांडर हैं, नौसेना में कमांडर हैं। ओके, ये है वो काम्य कार्तिकेयन। T20 विश्व कप 2024 में यूएसए और दक्षिण अफ्रीका टीमों को कौन सी भारतीय कंपनी स्पॉन्सरशिप कर रही है? ये है अमूल। आपको पता होगा ये इंडियन डेयरी ब्रांड है। इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो अपन डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो ये अपना मार्केट को ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करना चाहती है। मई 2024 में जारी फोर्ब्स की विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट 2024 की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट कौन हैं? तो फोर्ब्स की अभी फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें हाईएस्ट पेड एथलीट हैं, हाईएस्ट पेड एथलीट। तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिलहाल ये अल नसर फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं जो कि यूएई का फुटबॉल क्लब है। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। एक लैपटॉप कंपनी है जिसने हाल ही में कोपायलट प्लस पीसी एक लैपटॉप की नई सीरीज है वो लॉन्च करी है। तो इसका नाम क्या है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। इसने 2023 में इसने इसने 2023 में अपना एक लैपटॉप भी लॉन्च किया था, सरफेस प्रो लैपटॉप। पर इसकी बिक्री में बहुत गिरावट आई थी, इसलिए ये कंपनी काफ़ी संघर्ष कर रही है लैपटॉप मार्केट में। तो इस बार इसने ये जो सीरीज लॉन्च करी है कोपायलट प्लस पीसी, इसमें काफ़ी एआई फीचरों का इसने यूज़ किया है। कंपनी ने इस बार विंडो पीसी को काफ़ी मॉडिफाई कर दिया है। इन्होंने इसमें, वैसे तो अपन एआई को अलग से यूज़ करते हैं, गूगल पे जाके अलग अलग इसके वेबसाइट हैं, पर इन्होंने इसमें इनबिल्ट कर दिया है। इसके जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उनमें इन्होंने इसको इनबिल्ट कर दिया है। इसमें काफ़ी एआई फीचर हैं, जैसे इमेज एडिटिंग का हो गया, किसी भी फ़ोटो को आप स्टोरी बना सकते हैं, रिकॉल का फीचर दिया हुआ है। हाल ही में किस भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन शुरू करने के लिए श्रीलंका के लंका पे के साथ साझेदारी करी है? और लंका पे क्या है? ये श्रीलंका का राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क है और इसने फ़ोनपे के साथ साझेदारी करी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने अभी एक लिस्ट जारी करी है, इसमें सबसे टॉप पर कौन है? तो ये हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। हाल ही में किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2025 में भारत से व्यापारिक निर्यात 500 से 510 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो यह है भारतीय निर्यात संगठन का संघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो WEF ने अभी ये जो यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक है, इसकी सूची, इसका इंडेक्स जारी किया है। इसमें 119 देशों की ये लिस्ट, 119 देशों की ये सूची है, जिसमें से भारत का 39वां स्थान है। पिछले साल 2023 में ये स्थान भारत का 54वां था, तो इस बार हमने बढ़ोतरी करी है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WEF के पास क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर और अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये क्या करता है, इनमें पॉजिटिव चेंज लाने के लिए
काम करता रहता है और ये ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करता रहता है। 22 मई 2024 को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो ये हैं टूलाम। हाल ही में खबरों में रहा R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? ये है मलेरिया। और इसको बना कौन रहा है? ये इसको बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये अफ्रीका के लिए इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस स्थान पर सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? यह है नवादा। हाल ही में ईरान में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की डेथ के बाद ईरान का जो उपराष्ट्रपति है उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोहम्मद मोकबर। उस हथियार प्रणाली का नाम बताइए जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय सेना को सौंप दिया है। तो ये है AK-203 असॉल्ट राइफल है। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश करी है? वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर, तो यह है IIT जोधपुर राजस्थान। अच्छा, IIT दिल्ली भी न्यूज़ में था, ये क्यों था? क्योंकि इन्होंने UAE में 2024-25 का शैक्षणिक सत्र शुरू किया है अबू धाबी में, UAE के अबू धाबी में। 2023 में PM मोदी UAE की यात्रा पर गए थे, तभी दोनों देशों के बीच में से सहमति बनी थी IIT कैंपस खोलने की अबू धाबी में। और IIT रुड़की भी न्यूज़ में था। इसने क्या किया है? ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इन्होंने कम बजट वाली मशीन बनाई है जो पाइन ट्रीज़ होते हैं उनकी सूखी पत्तियों को कंप्रेस करके ब्रिक्स में कन्वर्ट करेंगी। पाइन ट्री आप जानते हैं उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है, उत्तराखंड में लगभग 16% के करीब। और ये पाइन ट्री होता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत तो जल्दी आग पकड़ती हैं, इसलिए आपने सुना होगा पिछले कुछ दिन पहले उत्तराखंड में आग लग गई थी जंगलों में। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, जो सूखी पत्तियाँ होती है उनको खरीदती है जनता से, इसलिए इन्होंने एक स्कीम भी चालू करी थी, पेड़ लाओ पैसे पाओ। ये 50 रुपये KG जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको खरीदते हैं। और अभी क्या करेंगे, ये जो IIT रुड़की ने जो ये मशीन बनाई है कम बजट वाली, इसमें ये क्या करते हैं, जैसे ये कोई मशीन है, इसमें ये कंप्रेस करते हैं इनको बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें ये 1000 से 1200 PSI तक इसमें प्रेशर लगाते हैं और इन कंप्रेस करने के बाद इनकी ब्रिक्स बन जाती हैं। इन ब्रिक्स को अपन जलाने के लिए काम यूज़ ले सकते हैं। उत्तराखंड में एक ऑपरेशन भी चला था, सद्भावना ऑपरेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, सतत पर्यटन के लिए। ओके। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? ये हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। कितने ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र मानते हैं, एक देश मानते हैं? अगर यूनाइटेड नेशन में करीब 193 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 143 तो पहले से ही इसको राष्ट्र मानती हैं और अब 3 और ऐड हो जाएंगी, तो ये टोटल हो जाएगा 146। मान्यता देने वाले जो देश हैं वो मध्य पूर्वी अफ्रीकी, एक सेकंड इसमें बताता हूँ, जो मान्यता देने वाले देश हैं वो ये एशियाई देश, अफ्रीकी देश और मध्य पूर्वी देश, ये इसके पक्ष में है, मान्यता देने के पक्ष में है। बाकी ये अमेरिका हुआ और पश्चिमी यूरोपीय देश और कनाडा, ये मान्यता देने के पक्ष में नहीं है।
इस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई। मंथन ये 48 साल पुरानी मूवी है और इसको डायरेक्ट किया था श्याम बेनेगल ने। श्याम बेनेगल ये जो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, उनका जो दुग्ध सहकारी आंदोलन था उससे प्रेरित थी। इसको इसकी जब स्क्रीनिंग हुई थी तो पब्लिक ने इसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, जिसमें नसरुद्दीन शाह अहम किरदार में थे। WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की जीवनी एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के लेखक कौन है? ये हैं अनुराधा मैक्स रेनहास। अनुराधा मैक्स रेनहास ये द इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं।